आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महिलाओं का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। कई बार आपने सुना होगा हमारा देश, सिर्फ हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया इनफैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट के पीछे लगी है। लेकिन क्या वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट से वुमेन को फायदा होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि क्या इनफ है वुमेन एम्पावरमेंट? क्योंकि फायदा तो हर चीज से होता है, लेकिन क्या ये इनफ है? क्या वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए वुमेन को वो दर्जा मिल सकता है जो वो डिजर्व करती है, जिसकी वो हकदार है? मुझे तो शर्म महसूस होती है कई बार, है कि नहीं? इतनी शर्म की बात है हमारे लिए कि आज भी इस सदी में भी महिलाओं के खिलाफ कितने अत्याचार होते हैं। हर रोज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको हर रोज सैकड़ों अलग अलग न्यूज़ मिलती है जिसमें महिलाओं के खिलाफ किसी ना किसी तरह का अत्याचार आप देखते हैं। कई बार तो रेडिकुलस तरीकों के रेप्स होते हैं, रेडिकुलस तरीके से लोगों को मारा जाता है, किसी को काटा जाता है। माय गॉड, ये बड़ी शर्म की बात है कि इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद आज भी हम इस तरह की मूर्खों जैसी बातें देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ ये अत्याचार रुकने चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट। क्या आपको हंसी नहीं आई? मुझे ये बताना है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो बात है, ये मैं कई सालों से सुन रहा हूं, लेकिन किस तरह का एम्पावरमेंट हुआ है? इनफैक्ट जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट तो एक्चुअली हम तो साथ में डिक्लेयर भी कर रहे हैं कि वुमेन आर वीक, महिलाएं वीक है। लेकिन क्या वो वीक है? सिर्फ आपने कह दिया और वो वीक है, दिस इज नॉट डन, दिस इज रॉन्ग। बस यही मुद्दे पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या वुमेन एम्पावरमेंट वाकई में इनफ है महिलाओं को वो जगह देने के लिए जिसकी वो हकदार है? तो एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो बिल्कुल नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा तो वो होगा माइंडसेट बदलने से। अगर आप माइंडसेट बदलते हैं, उनकी तरफ देखने का नजरिया सबका बदलते हैं, तो लेकिन जरूर बहुत खूब होगा। जो भी होगा बहुत खूब होगा और वो इनफैक्ट इनफ होगा। तो चलिए देखते हैं, अलग अलग मुद्दों पर हम बात करते हैं, देखते हैं कि कौन से मुद्दे हैं जो अभी भी महिलाओं के खिलाफ जाते हैं, कौन से मुद्दे हैं जिससे महिलाओं को तकलीफ होती है। और इसीलिए ये वुमेन एम्पावरमेंट नाम की जो बात है, जो महिलाओं का सशक्तिकरण की जो अलग अलग चीजें लाई जाती है अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग जगह पे पूरी दुनिया में, वो क्यों इनफ नहीं है? सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो वो है अपब्रिंगिंग। देखा जाए तो हमारे देश में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया है, गॉडेस लक्ष्मी का। तो एक तरफ तो हम उन्हें गॉडेस लक्ष्मी कहते हैं, माता लक्ष्मी कहते हैं, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ अलग अलग तरह के क्राइम्स करते हैं। कितना विचित्र है ये। आप देखेंगे कि हर घर में बचपन से ही, हमारे घर में जब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वहीं से जब से वो बचपन में होते हैं वहीं से बच्चों को डोमिनेट किया जाता है, लेकिन स्पेशली महिलाओं को ज्यादा डोमिनेट किया जाता है। उनको हर चीज में हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, हर बात में हाँ ही मिलानी पड़ती है। घर में अगर कोई चीज करनी भी है तो उनका मत कोई नहीं लेता, और यही से शुरू होती है अपब्रिंगिंग। जब यह देखा जाता है कि महिलाओं का इनफैक्ट कोई ओपिनियन भी नहीं लिया जा रहा, तो और वही बात जब एक मेल देखता है, एक बच्चा देखता है, लड़का देखता है, तो उस पर हम किस तरह के संस्कार कर रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसा ही आपको भी करना है। ये वो चीज है जिसे हमेशा दबाना चाहिए, ये वो बात है जिसे हमेशा दबाकर ही रखना चाहिए, डोमिनेट ही करना चाहिए। इनके मतों को कोई महत्व नहीं है। अगर यही संस्कार हम देंगे तो बड़ा बन के वो भी वही करेगा और उसके घर में भी वही होगा। हर तरह से डोमिनेंस होगा और महिलाओं को कभी भी वो दर्जा नहीं दिया जाएगा जिसकी वो हकदार है। जबकि हमारी संस्कृति कहती है कि शी इज गॉडेस, गॉडेस लक्ष्मी। अगर हम गॉडेस कहते हैं तो वो दर्जा जिसकी वो हकदार है वो फिर हम क्यों नहीं देते? तो हमारे घर से ही और बचपन से ही
अगर आप देखें, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बचपन में ही होता है, तो बचपन से होता है। बचपन से ही हर बात में हाँ मिलाना पड़ता है। कभी पिताजी की बात माननी पड़ती है, कभी माता जी की बात माननी पड़ती है, भाई की, बहन भाई की, अंकल की, आंटी की, हर व्यक्ति की बात माननी पड़ती है। शुरू होता है बचपन से, खत्म कभी नहीं होता। फिर वो बेटी रहे, बहन रहे, माँ रहे, दादी रहे, कोई भी रहे, घर में जो भी मेल है उसकी बात ही उन्हें माननी पड़ती है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि उनकी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए कोई भी जरिया नहीं मिल रहा है और किसी भी तरह का कोई भी अवसर उनको प्रदान नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली डोमिनेट और सप्रेस किया जा रहा है, उनकी क्षमताओं को सप्रेस किया जा रहा है। जबकि उनको अगर ये पता चल जाए कि मुझे तो कंफर्म ही करना है, मुझे तो मानना ही है, मुझे तो दब के ही रहना है, तो फिर क्या आपको लगता है, क्या उस व्यक्ति की क्षमताओं को कभी भी उभरने का मौका मिल सकता है? कभी नहीं। तो शुरुआत ही ऐसी है, तो फिर सोचिए एंड कैसे होगा। फिर आता है एम्पावरमेंट। आप पहले दबाते हैं, फिर कहते हैं कि एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो अगर आप एम्पावर करने की कोशिश करें भी, तो क्योंकि आप पहले ही दबा रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपब्रिंगिंग है सबसे पहला पॉइंट, जो बताता है कि शुरू से ही अगर हम इनको दबा के रखते हैं, अगर हम महिलाओं को दबा के रखते हैं, तो फिर हम उन्हें ग्रो कैसे करेंगे? हम उनको वो जो जिस चीज का हकदार वो है, वो बात हम उनको कैसे देंगे, वो दर्जा हम उनको कैसे देंगे? अब बात बस यहीं पे खत्म नहीं होती। जब आप देखेंगे कि महिलाओं पर जब कोई अत्याचार होता है और अगर वो किसी पुलिस स्टेशन में जाती है, तो फिर क्या होता है? क्या उनको इमीडिएट न्याय मिलता है? नहीं। कई बार तो इवन जिन पीड़ित महिलाएं होती है, जो ऐसे स्टेशन में जाते हैं, कभी कभी तो एफआईआर भी नहीं लिखा जाता, कई बार तो उनको वापस भेजा जाता है। कुछ पुलिस अफसर ये तो करप्ट भी होते हैं, और वो जो अत्याचारी हैं उनके साथ मिलकर इन पर ही और अत्याचार कर डालते हैं। कई ऐसी घटनाएं हमने न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ी है। इतना ही नहीं, कई बार तो इन महिलाओं के अलग, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके फैमिली मेंबर्स पर दबाव डालकर, उनको फोर्स करके, अलग अलग तरह की धमकियां देके इनको, पीड़ित महिला को उस अत्याचारी के साथ सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर आप सोचिए, जिनके पास न्याय मांगने के लिए हम जाएंगे, मतलब पीड़ित व्यक्ति जाएगा, वो महिला जाएगी, अगर वहीं से अत्याचार शुरू हुई है, या फिर वो अगर अत्याचारी के साथ हो गए, तो फिर न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? मदद मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है, हमारा जो ये लीगल सिस्टम है, इसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। सबसे पहला बदलाव, अगर आप मुझे पूछे, अगर मैं सुझाव दूं, तो सबसे पहली बात तो किसी भी महिला को जब उस पर किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार क्यों ना होता हो, उससे पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। घर से ही, अपने मोबाइल से ही उससे कंप्लेंट करते आनी चाहिए। और एक बार उसने कंप्लेंट कर डाली, वो कंप्लेंट अपने आप ही अलग अलग बहुत सारी जगह पे जानी चाहिए, बहुत सारे अलग अलग अथॉरिटीज के पास जानी चाहिए, जिनमें से कुछ पुलिस वाले हो सकते हैं, कुछ वुमेन ग्रुप के हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग जगह पे जानी चाहिए और हर जगह से उस पर कार्रवाई करना कंपलसरी होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो एफआईआर रजिस्टर करने का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। उन पर जो अत्याचार हुआ है, तो उस अत्याचारी पर कार्रवाई करने की जो देरी होती है वो कभी नहीं होगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी रहेगी। एक अथॉरिटी ने भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं की, तो बाकी अथॉरिटी उन पर दबाव डालेगी। तो इसलिए जब किसी पर अत्याचार होता है, किसी महिला पर अत्याचार होता है, तो उसे पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहां पे जाना मतलब उसी अत्याचार को फिर से वापस याद लाना है। तो वो घर पर ही वो अपना कंप्लेंट कर सके मोबाइल से, और वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली मल्टीपल अथॉरिटीज के पास जाए। ये होना जरूरी है। अगर हम ये करते हैं तो बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, बहुत सारी महिलाओं को उस तकलीफ का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो अभी उनको करनी पड़ती है, और अत्याचारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई हो सकती है। तीसरी जो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जिस पर हम सभी लोग विश्वास रखते हैं, वो है जस्टिस डिलीवरी। हमारे न्यायालय, जहाँ पे हम न्याय मांगने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी हमने ऐसे कुछ केसेस के बारे में देखा है जहां पे जज ने
ऐसा ऑर्डर दिया है जो हास्यास्पद है, जिस पर बस हंसा जा सकता है और क्या बता, मैं तो कहूं कि बाल नोचने जैसा है खुद के। जहां पे ऐसा जजमेंट है जिसमें बोला गया है कि रेपिस्ट को बोला गया है, या फिर ऐसा कहो कि रेपिस्ट को ऑर्डर दी गई है कि उसे पीड़ित महिला के साथ शादी करनी है। कितना विचित्र है, रेडिकुलस। जिसने क्राइम किया है उसे जेल में डालना चाहिए, उसे पनिशमेंट डालना चाहिए, उसकी जगह पर उसे इनाम दिया जा रहा है कि जिसको तुमने पीड़ित किया है उसी के साथ तुम शादी करो। अगर इस तरह का जजमेंट आए तो कौन विश्वास रखेगा न्यायालय में? इसका सीधा मतलब है कि न्यायालय फेल हुआ है। ऐसे लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं उनको गलत काम करने से रोकने में न्यायालय ने इस तरह से न्याय देना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो ऐसी गलतियां करते हैं इनको जेल में डाला जा सके और फिर उनमें जो डर पैदा हो, उस डर की वजह से इस तरह की गलतियां फिर से कोई ना करे। लेकिन ये जो बात है, ये जो डेटरेंस है, इस डेटरेंस में न्यायालय भी फेल हुए हैं। उससे भी विचित्र, कुछ महीनों पहले किसी जज ने ऐसा बोला है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अगर नहीं है तो वो रेप भी नहीं है। अब इस पर क्या बोला जा सकता है? आप ही सोचिए। इस तरह के अगर निर्णय दिए जाए, इस तरह के अगर डिसीजंस दिए जाए तो फिर न्यायालय पर विश्वास रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये हुआ तो फिर न्याय मांगे किसे? पीड़ित महिलाएं न्याय मांगेगी किसे? अगर हमें महिलाओं को सशक्त करना है, इनकेस अगर आपको लगता है वो वीक है और सशक्त करना है, तो फिर आपको इन सभी चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो उनको कुछ पैसे दिए जाए या रिजर्वेशन दिया जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें इन सभी जगहों को बदलना पड़ेगा। इनमें से जो भी डिलीवरी इसमें हो रही है, जो इम्प्लीमेंटेशन, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, इस एग्जीक्यूशन के तरीकों को बदलना होगा। उसके बिना उनको वो जगह नहीं मिलेगी जिसकी वो हकदार है। जहां तक बात है न्यायालय की, तो इसमें एक खामी भी है। खामी लॉ में है। वो खामी ये है कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि जो 18 साल से छोटे जो बच्चे हैं, ये बच्चे भी कई बार ऐसे घृणास्पद अलग अलग तरह के रिडिकुलस तरीकों के क्राइम्स करते हैं और फिर लॉ कहता है कि ये 18 साल से छोटे हैं तो इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। कितना विचित्र है। अगर वो बच्चा, जिसे हम बच्चा कह रहे हैं, अगर वो व्यक्ति इतना गलत काम करने के लिए क्षमतावान है, इसका सीधा मतलब है कि वो छोटा बच्चा नहीं है। और इसीलिए लॉज में भी बदलाव होने चाहिए। मैं तो कहूँ ये एज वगैरह का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ही बदल देना चाहिए। इसकी जगह पे जिस तरह का गुनाह है, जिस तरह का क्राइम है, बिल्कुल उतनी ही बड़ी पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए। अगर कोई बहुत ही घृणास्पद क्राइम करता है तो उतनी ही घृणास्पद पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। जहां तक बात है रेप्स की, तो ऐसा व्यक्ति जिसने अगर किसी पे रेप किया और अगर ये प्रूव हो गया तो उसका परमानेंट फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। वो जिंदगी में कभी भी भोग ना कर सके और ना ही उसको कभी कोई बच्चा हो सके। अगर ये कंपलसरी फैमिली प्लानिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ा डेटरेंस ऐसे लोगों के लिए हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में तो सिर्फ हमेशा बोलते हैं कि इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। क्या सिर्फ ये अलग अलग बड़ी बड़ी बातें करना, क्या इसी से हमारी सोसाइटी बेहतर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। एक फर्ज बनता है हमारी सोसाइटी का भी। उस फर्ज क्या है? अगर हम एज ए सोसाइटी किसी व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इसका सीधा मतलब है उस व्यक्ति को भी सोसाइटी से उतने ही एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन हमने देखा है कि इस बात में सोसाइटी भी फेल हुई है। सिर्फ सोसाइटी हर इंडिविजुअल से एक्सपेक्टेशन रखता है लेकिन खुद उसके अनुसार नहीं रहता। आंखों के सामने कई बार कई महिलाओं के खिलाफ अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं, इसके बावजूद सोसाइटी वहां पे कुछ भी नहीं करती, एंड दैट्स रॉन्ग। अगर आपको दिखता है कि किसी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो आपको वहां पे खड़ा होने की जरूरत है। आपको उस जो अत्याचारी है उसके खिलाफ होने की जरूरत है और उसको सजा दिलवाने की जरूरत है। अगर सोसाइटी ये करती है तो भी कई बार कई महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उससे उनको बचाया जा सकता है और उनको विश्वास दिलाया जा सकता है कि यस, उनके साथ सोसाइटी भी है, वो अकेली नहीं है। इसलिए सोसाइटी का भी जो फर्ज है वो सोसाइटी भी पूरा करने में फेल हुई है और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बदलाव जरूरी है। और अब बात है सबसे आखिरी, और वो है कि सेल्फ डिफेंस। कब तक हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे? कब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर महिला के साथ एक पुलिस वाला या 2 पुलिस वाले दे दिए और उनको
प्रोटेक्ट किए, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर अलग अलग जगह पे वो जाएंगे तो हर जगह पे उनको भेजना संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है? बड़े आसानी से अगर हम बचपन से ही उनको सेल्फ डिफेंस का अगर ट्रेनिंग देते हैं तो एक पर्टिकुलर एज में आने तक वो क्षमतावान हो जाएंगी खुद को बचाने के लिए। तो इसमें या तो सेल्फ डिफेंस के अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स उनके लिए प्रोवाइड किए जाने चाहिए छोटे एज से ही, मतलब बचपन से ही, या फिर एक पार्शियल मिलिट्री ट्रेनिंग भी किया जा सकता है हर महिलाओं के लिए कंपलसरी, वो भी स्कूल एज से ही, क्योंकि वहीं से अगर वो ट्रेनिंग ले तो प्रैक्टिस के जरिए एक अच्छे एज होने तक वो क्षमतावान हो जाएंगी खुद को बचाने के लिए। और उनमें अगर खुद को बचाने का कॉन्फिडेंस आया तो फिर उनकी जो क्षमता है वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकेंगी। और वो अगर अपनी हर क्षमता का इस्तेमाल पूरी तरह से अगर कर सके तो फिर वो आसमान छू सकती है। अब हमने देखा है कि पूरी दुनिया में कई महिलाओं ने ऐसे अद्भुत काम किए हैं जो शायद ही किसी ने किए होंगे, लेकिन यहाँ पे शर्म की बात है कि इनका नंबर बहुत कम है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि इनका नंबर कम इसलिए है क्योंकि बाकी लोगों को हम दबा के रखते हैं। अगर हम उनको वो दर्जा दे जो उसको हकदार है, हम देखते हैं कि हम मेल्स को जो है वो हम अलग नजर से देखते हैं, अलग तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन वो महिलाओं के साथ नहीं होते। आप देखिए ना, एजुकेशन में भी देखिए, एक पर्टिकुलर एज तक बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाई करने देते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीडम के साथ पढ़ाई करने देते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ग्रेजुएशन होने के बाद आप देखिए कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल छोड़े तो फिर शादी करना कंपलसरी हो जाता है, करियर में नहीं उनको कुछ करने दिया जाता, या फिर शादी के बाद उनका एजुकेशन जो लिए है उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये सारी चीजें बदलनी चाहिए, ये हर चीज बदलनी चाहिए अगर हम वो फ्रीडम उनको देते हैं जो मेल्स को देते हैं। हर बात की फ्रीडम का मतलब बस इतना नहीं है कि वो घूम सके, फिर सके, नहीं, या ग्रेजुएशन कर सके, नहीं, वो करियर भी बना सके अपनी मर्जी का और अपने सिस्टम के मर्जी का, या फिर कहो कि जिसके साथ भी वो जीवन व्यक्त करने वाली है उन दोनों के अपने जो डिसीजन है उसके अनुसार उन्होंने अपना करियर करना चाहिए। वो फ्रीडम दोनों को एक दूसरे के जरिए मिलनी चाहिए। अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं तो ही कुछ हो सकता है। अगर हम सिर्फ रिजर्वेशन की बात करें कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, चलो उनको कुछ स्कॉलरशिप देते हैं, चलो उनको कुछ रिजर्वेशन देते हैं, तो ये दोनों बातें फायदे की तो जरूर है, लेकिन इनसे कुछ खास होने वाला नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी की गर्दन को पकड़ा और उसको पानी में डुबो दिया, तो वो फड़फड़ाएगा, वो मौत को देखेगा और सोचेगा कि किसी ने बचाना चाहिए। और फिर आप कहते हैं कि चलो चलो मैं बचाता हूं, तो आप क्या करते हैं कि एक ऑक्सीजन की नली पानी में डालकर उसके मुंह में डालते हैं और फिर वो ऑक्सीजन ले सकता है। ये विमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल उस ऑक्सीजन की नली जैसा है जो आपके दूसरे हाथ में है, लेकिन पहले हाथ में आपके उनकी मुंडी है जो आपने ही पानी में डुबो के रखी है। अब सोचिए क्या वाकई में ये एम्पावरमेंट काम करेगा? अगर आप पानी में डुबोते हैं मुंडी को, किसी की गर्दन को, और फिर आप कहते हैं कि मैं मदद करना चाहता हूं, ये लो ऑक्सीजन, तो ये कुछ मूर्खों जैसी बात हुई। और ये विमेन एम्पावरमेंट जो कहते हैं या फिर रिजर्वेशन या जो भी है, ये बिल्कुल ऐसी है। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा मत करो, बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट करो, आप उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज दो, उनको स्कॉलरशिप्स दो, रिजर्वेशन दो, लेकिन इससे ही सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा तो वो होगा माइंडसेट बदलने से। माइंडसेट बदलो, वो मुंडी पकड़ी हुई छोड़ो, उनकी गर्दन बाहर आने दो, हवा, खुली हवा उनको लेने दो, फ्रेश हवा लेने दो, फ्रेश सांस लेने दो, और फिर देखो आपको ऑक्सीजन की नली देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वो खुद भी इतनी सशक्तता से, इतनी क्षमताओं के साथ इस दुनिया में आएंगी कि आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मेरे मतों के अनुसार सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा तो वो होगा माइंडसेट बदलने से। सो माइंडसेट बदलो, महिलाओं को बदलो, दुनिया को बदलो और जीवन बदलो। धन्यवाद।